अतुल सुभाष का जो केस हुआ है, इस टॉपिक ने मेरे को तो पर्सनली हिला के रख दिया है। आपको क्या लग रहा है, अतुल क्या कर सकता था? क्या हमारा जुडिशियल सिस्टम एक्चुअली ऐसा ही है जैसा उन्होंने बताया है? बट मुझे पर्सनली लगता है कि यार सुसाइड इज़ नॉट द ऑप्शन। क्या सच में इंडिया के जो लॉज हैं वो बायस्ड हैं टुवर्ड्स विमेन? जिन महिलाओं को बेनिफिट मिलना चाहिए था उनको इस कानून का बेनिफिट मिल नहीं रहा, और बाकी जगह जहां इनको जिन लोगों को इनकी ज़रूरत नहीं है वहाँ मिसयूज़ हो रहा है। ऑनेस्टली उस पोस्ट के जो कमेंट्स थे ना, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे लॉयर्स दे वर थ्रेटनिंग मी ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म कि तू है कौन, कहाँ रहता है, हम तेरे को नोटिस भेजेंगे। कि जितने भी एमपी और एमएलए बैठे हुए हैं आज की तारीख में, उसमें से कितने % लोग हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं? क्या ये लीगल है कि हम किसी ऑफिसर की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले? मोदी साहब को हमने एक ईमेल भेजा है और हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि हमारे पॉडकास्ट में आएँ। जुडिशियल सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है कि केसेस को जल्दी ख़त्म किया जा सके। कोई एक व्यापारी चांदनी चौक में लहंगे बेच रहा है, आज अगर उसके पास जीएसटी इंस्पेक्टर आ जाए, उसको 5,000 रुपये देना रहेगा। ये अगर कंप्लेन करेगा ना, इसकी जिंदगी बर्बाद है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर ओनली फीमेल कैन बी ए विक्टिम, मेल कैन नॉट बी ए विक्टिम। लेकिन अगर वही लड़की उस लड़के के साथ छेड़खानी कर रही है तो सेम सेक्शन में कोई प्रोविजन नहीं है। जज साहब 1.5 महीने का समर वेकेशन ले रहे हैं, जब फाइलों पे फाइलें चढ़ती जा रही हैं। लेकिन जैसा जुडिशियल सिस्टम है ना, आई एम सॉरी टू से इट, आप लॉयर हो लेकिन आपके सामने कह रहा हूँ, ऊपर से नीचे तक ना सब बिके हुए हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे एक और पॉडकास्ट में। बहुत सारे पॉडकास्ट में कर चुका हूं। आज का जो पॉडकास्ट है ना, बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए भी है कि जैसे निर्भया वाला जो केस हुआ था इंडिया में, बहुत गुस्सा था देश में, बहुत ज्यादा गुस्सा था। विमेन सेफ्टी के बारे में हम बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, कैंडल लेके लोग बाहर निकल रहे थे। मेन के बारे में ज्यादातर सोसाइटी में बात नहीं होती है। अतुल सुभाष का जो केस हुआ है, हम सिर्फ उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन ना इस टॉपिक ने मेरे को तो पर्सनली हिला के रख दिया है। हमारे जो आज गेस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिनाउंड बहुत ही पॉपुलर लॉयर हैं, विकास जी आज हमारे साथ हैं। वेलकम विकास जी। थैंक यू सो मच, आपने हमारा इन्वाइट एक्सेप्ट किया आने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आप प्यार से बुलाएंगे तो आना ही होता है यार। जी थैंक यू सो मच, आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। विकास भाई, अतुल सुभाष का केस से शुरू करते हैं, बाकी बहुत सारे हम और भी टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी रील्स आ रही थी फ़ोन पे, मेरी ऑनेस्टली ना हिम्मत नहीं हो रही थी उस पूरे वीडियो को देखने की। 1 मिनट 21 सेकेंड, 1 घंटे 21 मिनट का वीडियो है। आज सुबह मैंने बैठ के देखा क्योंकि आपके साथ पॉडकास्ट था। बहुत अच्छा नहीं लगा उस वीडियो को देख के। इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है, ऐसा लग रहा है कि मजाक है। मतलब जितना इंसान हैरस हो सकता है ना, उससे ज़्यादा जुडिशियल सिस्टम हैरस कर रहा है। आपको क्या लग रहा है, अतुल क्या कर सकता था? क्या हमारा जुडिशियल सिस्टम एक्चुअली ऐसा ही है जैसा उन्होंने बताया है? एक बार थोड़ा सा उस पर लाइट थ्रो कीजिए प्लीज। देखिए, जुडिशियल सिस्टम जो है वो कानून से बंधा हुआ है। ओके। उसमें प्रॉब्लम कई सारी हैं। कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो परफेक्ट हो, बी इट लेजिस्लेटिव बॉडी या फिर हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी या फिर जुडिशियल सिस्टम। स्लो है, और जो कानून बने हुए हैं ना, जुडिशियल सिस्टम का काम होता है उस कानून को इम्प्लीमेंट करना। ओके। कभी कभी वो इम्प्लीमेंटेशन अनफेयर होता है। ओके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसा आपने चाहा वैसा ही होगा, हर बार नहीं होता है। बहुत सारी फीमेल हैं, वो भी इसी बात को लेकर रोती रहती हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, नोबडी इज लिसनिंग टू मी। मेल के साथ गलत होता है उस पर तो खैर बात ही बहुत कम होती है सोसाइटी में। दिस इज बेसिकली जो ऐसा केस आया जिसने पूरे नेशन को हिला के रखा हुआ है, सब लोगों को सोचने को मजबूर किया है, एक डिबेट शुरू कर दिया। बट इंटरेस्टिंगली लेजिस्लेटिव बॉडी का कोई भी बंदा नहीं बोल रहा है इसके बारे में। अगर किसी भी एमपी या एमएलए ने या फिर किसी राज्यसभा के मेंबर ने इसके ऊपर बात की हो तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नज़र में नहीं आया। और इवन जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी कई बार इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि हमें पता है कि यार केस झूठा है, लड़की झूठ बोल रही, वाइफ जो है झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी बंधे हुए हैं क्योंकि कानून ही ऐसा है, तो हमें कार्रवाई करनी पड़ती है। जैसे प्रेमानंद महाराज जी का एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर ने बैठ के उनसे क्वेश्चन पूछा था कि जी कई बार हमें लगता है कि जो महिलाओं के अगेंस्ट कानून बने, जो महिलाओं के फेवर में जो कानून बने हुए हैं और पति पत्नी की आपस में हो जाती है, तो हमें पता होते भी कार्रवाई करनी पड़ती है, तो पाप किसको लगेगा? बट दे आर ड्यूटी बाउंड। जुडिशियल सिस्टम स्लो है। अगर फास्ट हो तो आप फिर भी एक बार को सोच सकते हो कि न्याय थोड़ा जल्दी मिलेगा। स्लो होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है जुडिशल सिस्टम में। दिल्ली के अंदर तो कोर्ट चलो ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन बाकी सारी स्टेट्स में नहीं हुए हैं। तो आपको पर्सनली जाना पड़ता है। अगर आप मान लीजिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कहीं केस चल रहा है तो आपको हैरेसमेंट तो झेलना ही पड़ता है। अगर आप क्रिमिनल केस में नहीं जाओगे तो वारंट भी इशू होते हैं। सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है और धीरे धीरे करके कोशिश भी हो रही है कि इसको ठीक किया जाए। लेकिन अतुल सुभाष का केस ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अकेला है अतुल सुभाष का केस है। ऐसे लाखों अतुल सुभाष हमारे देश में घूम रहे हैं इस टाइम पे, जो बहुत परेशान भी हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास किसी का फ़ोन आया, दैट पर्सन अगेन लिव्स इन साउथ इंडिया, और जो वाइफ है वो वेस्ट बंगाल में रहती है। उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया वाइफ ने। ऑफिशियली दिस पर्सन इज़ अर्निंग 60,000 रुपीज़, 40 से 60,000 रुपये के आसपास की इसकी महीने की इनकम है। और वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस का जब केस किया तो वो दूसरी स्टेट में आते आते उसकी सर्विस जो है लेट हो गई, सम्मन लेट पहुँचे। उससे पहले उसकी डेट लग चुकी थी, डेट के बाद सम्मन आया। उसके बाद कुछ टाइम बाद, अभी दिसंबर में ही, मतलब हफ्ता भी नहीं हुआ है, उसके पास ऑर्डर आ गया कि तुम्हारे अगेंस्ट मेंटेनेंस के 2.25 लाख रुपए का ऑर्डर पास हो चुका है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ऑफिशियली वो बंदा 40 से 60,000 रुपये कमा रहा है, ऑर्डर हो गया। पूछता है सर क्या करूं? अब मैं कहता हूँ उस ऑर्डर को चैलेंज करो भाई, चाहे कैसा भी था। ऐसे जब इम्प्लीमेंटेशन होता है ना कानून का, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारा सही होगा। जैसे जब फीमेल्स की हालत ख़राब थी, जब ये दहेज से रिलेटेड कानून आए, डाउरी डेथ के कानून आए थे, तो उस टाइम महिलाओं की सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। आप खुद हरियाणा में रहते हो। जी जी। तो हरियाणा का कोई गांव बता सकते हो जहाँ पे औरतों के साथ मिसबिहेव नहीं होता? हर जगह होता है, आज भी होता है। राजस्थान में ऐसा कोई गांव बता सकते हो? शायद ही कोई गांव होगा ऐसा जहाँ पे महिलाओं के साथ गलत नहीं होता। लेकिन गाँव की कितनी महिलाएं जो कोर्ट कचहरी जाती हैं या जा पाती हैं? सोसाइटी का प्रेशर रहता है, परिवार का प्रेशर रहता है। तो जिन महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, जहाँ एक्चुअल ये जो इस तरह की सिचुएशन है महिलाओं के साथ, वो रैम्पेंट है, बहुत बढ़ी हुई है, जिनके पास सॉल्यूशन तो है लेकिन वो सॉल्यूशन जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, चाहे किसी भी वजह से हो। तो ये कानून उनके बेनिफिट के लिए था। लेकिन इसका यूज़ कहाँ हो रहा है? अर्बन सिटीज़ में, जहाँ महिलाएं कमा भी रही हैं, जहाँ फीमेल्स को दे आर वेल एजुकेटेड, दे आर लिविंग अर्बन लाइफ अच्छे से, और दे हैव द एक्सेस टू लॉयर्स एंड दे हैव एक्सेस टू द इंटरनेट, कि जहाँ पढ़ के वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा हैं और फॉल्स केसेस तो और भी ज़्यादा हैं। जिन महिलाओं को बेनिफिट मिलना चाहिए था उनको इस कानून का बेनिफिट मिल नहीं रहा, और बाकी जगह जहां इनको जिन लोगों को इनकी ज़रूरत नहीं है वहाँ मिसयूज़ हो रहा है। तो ये तो अतुल सुभाष के साथ जो हुआ अनफॉर्चुनेट है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि यार सुसाइड इज़ नॉट द ऑप्शन। पीछे आपके माँ बाप भी हैं। कभी भी किसी माँ बाप का बेटा उनसे पहले अगर गुजर जाता है किसी भी रीज़न से, तो माँ बाप पे क्या बीतती है तो नहीं समझ सकता कोई माँ बाप के अलावा। लड़ना चाहिए था। अगर आपको है, सुप्रीम कोर्ट तक आए। अगर वहाँ पे भी रिलीफ नहीं मिलता है, जो कई बार होता है कई बार नहीं होता है, लेकिन होप नहीं हारनी चाहिए। अगर आपकी कोर्ट कचहरी में शुरू हो गया, कोई केस शुरू हो गया, तो आप उसको ना महाभारत की तरह कंसीडर करो कि एक बार लड़ाई शुरू हो गई तो हो गई, फिर सही क्या गलत क्या, फिर आप यू शुड बी रूथलेस, और उसके बाद आपको अपने जो लीगल रास्ते हैं उसको इख्तियार करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है विकास भाई कि शायद जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में शायद ये बात सुन के ये भी लिखेंगे कि सोफे पे बैठ के कोई स्टेटमेंट पास करना आसान रहता है। लेकिन ऑनेस्टली इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है ना, इतना गंदा है कि 9-10 केसेस वो आदमी फाइट कर रहा था, हर चीज़ के केसेस फाइट कर रहा था। अब वो आदमी अपनी नौकरी करे। अब आप एक चीज़ सोचो, मैं यहाँ पे बैठ के आपके साथ ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मेरे ऊपर 10 केस कर रखे हो मेरी वाइफ ने फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे आपसे ये पॉडकास्ट कर पाऊँगा क्या? मेरा मेंटल स्टेट, देखो बोलने को तो लोग कहेंगे कि आई शुड फाइट इट, आई शुड बी अ वॉरियर, मेरे को हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन मैं शायद आपसे बात ही नहीं कर पाऊंगा। मैं इंसान हूँ ना, मैं कोई भीष्म पितामह या गुरु द्रोणाचार्य तो नहीं हूँ कि मेरा मेंटल स्टेट उनके जैसा हो। मतलब कहने को देखो किताबी चीज़ें हैं कि शायद उसको लड़ना चाहिए था और लड़ना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन जैसा जुडिशियल सिस्टम है ना, आई एम सॉरी टू से इट, आप लॉयर हो लेकिन आपके सामने कह रहा हूँ, ऊपर से नीचे तक ना सब बिके हुए हैं, और जितना ऊपर जाओगे ना उतने मोटे पैसे मांगते हैं। इन्होंने रिकॉर्डेड कैमरा में बोला उस जज ने 5 लाख मांगे थे, 3 लाख मांगे थे, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते ना तो 5 लाख का 50 लाख हो जाता। फ़र्क सिर्फ इतना होता, इनको इंसाफ नहीं मिलता। ये एक कॉमन मैन सोचता है। देखो आप कोर्ट में बैठते हैं, आपने बहुत सारे केसेस देखे हैं, कुछ केसेस आपने ऐसे भी देखे होंगे कि कॉमन मैन ने कोई केस लड़ा और वो जीत गया।
ज़्यादातर नहीं जीत पाते। इस आदमी की ज़िंदगी ना मैं ऐसा मानता हूँ कि ख़त्म हो चुकी थी। सुसाइड ऑप्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या करें, 11-11 केस जब ऊपर है तो सुप्रीम कोर्ट में कौन सा लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं? मेरे को तो नहीं लगता बैठे हुए हैं। देखिए जी, मैंने आपको एक चीज़ बोली प्लीज़, कि लड़ना चाहिए था। ओके। बात यह है कि अगर आपके अगेंस्ट एक केस हो या 10 केस हो, आपके पास लड़ने के अलावा ऑप्शन क्या है? लेकिन लड़ना चाहिए था तो जो सुनने वाले जो बैठे हैं वो तो खुद वो बैठे हैं जिनके चाचा मामा खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस बने बैठे हैं। दे आर देमसेल्फ द प्रॉब्लम। मतलब सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, आपको तो पता ही है वहाँ पे क्या होता है। आप डेली बैठते हो, किसी का मामा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, किसी के चाचा का लड़का है तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। ऐसे ही होता है ना, कॉलेजियम यही होता है ना। कॉलेजियम सिस्टम का जो आप बोल रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम ये नहीं होता कि किसी की रिलेटिव है तो जज बना दिया गया है। बस ये है कि जो जुडिशरी में अपॉइंटमेंट है जी, वो जुडिशियल डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड होती है। दैट्स इट। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये जो कहते हैं ना सेपरेशन ऑफ पावर है, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग विच इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहता है कि जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट। रीजन बीइंग कि हमारे देश में आज से नहीं बात कर रहा हूँ, 1950 से बात कर रहा हूँ, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, 3 बॉडीज की हमेशा लड़ाई रही है। एक हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी, जैसे पुलिस और ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के हो गए। दूसरा लेजिस्लेटिव बॉडी की जो 5-5 साल में MP MLA बन के आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। और तीसरा जुडिशियल साइड। कोई भी कानून बनता है वो फेयर और अनफेयर होगा, ये चीजें डिसाइड करने का जो राइट है वो पहले लेजिस्लेटिव बॉडी के पार्ट है कि हम कानून बनाएंगे। जिस अतुल सुभाष जिस केस की वजह से ये हुआ है, आप सोचो कि वो कानून बनाया किसने? जज का काम उस कानून को बदलने का नहीं है सर। सरकार पावर भी नहीं है। सरकार ने जुडिशियल सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए एनजैक शायद कुछ लाए थे बिल, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डाउन कर दिया। देखिए सिर्फ इस कानून की बात नहीं कर रहे हैं जी, हमारे पास जितने भी कानून है उसको अल्ट्रा वायर डिक्लेयर करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, कानून बदलने की नहीं है। लेकिन आप ये देखो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी क्या किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसके फेवर में कोई बात बोली कि आप यह इस तरह के कानून को हटा देना चाहिए? कोई नहीं बोल रहा है। रीजन क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप एक बात बताइए कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, इतने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कमेटी बनाते हैं, वो रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो कानून को इंप्लीमेंट करते हैं। तो उनको अगर कानून बनाया है तो उस कानून के मिसयूज को रोकने के लिए भी कोई ना कोई चीज होनी चाहिए थी। निर्भया का आपने इंसिडेंट दिया, निर्भया के टाइम पे भी यही हुआ था कि एक लड़की के साथ गलत हुआ। मैं कह रहा हूँ कि लड़का हो या लड़की, किसी के साथ भी गलत हो रहा है, जो गलत कर रहा है उसको ठोक दो। बड़ा सिंपल है। आप जेल भेजो, फांसी टांगो, कुछ भी करो, चाहे वो आदमी है या औरत जो कर रहा है। तो जब इस तरह के कानून पार्लियामेंट ने बनाए तो इट इज क्वाइट इजी टू ब्लेम जुडिशरी, इट इज क्वाइट इजी टू ब्लेम पॉलिटिशियंस, दिस पुलिसमैन। लेकिन जो पार्लियामेंट जिसके पास ये अथॉरिटी है कानून बदलने की, वो तो वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। कोई भी आदमी ये नहीं बोल रहा कि अगले इलेक्शन में हम इनको वोट नहीं देंगे अगर कानून नहीं बदले तो। उनसे तो सर उम्मीद ही नहीं है। दूसरी चीज, उम्मीद इसलिए, उम्मीद क्यों? आप एक बात, उनसे उम्मीद नहीं करोगे तो किससे करोगे? देखिए मैं पर्सनली एक बात बोलता हूं जी, आप भी हमारे एक होनहार वोटर हैं, मैं भी एक वोटर हूं जी। जितने भी 18 साल से ऊपर के हमारे यहाँ लड़के लड़कियां हैं सब वोटर हैं जी। तो लेट्स टॉक वोटर टू वोटर जी। जुडिशियल अपॉइंटमेंट में आपका मेरा हाथ नहीं है जी, हमारे पास उसका से नहीं है जी। पुलिस के अपॉइंटमेंट में आपका मेरा हाथ नहीं है कि हम किसको अपॉइंट करें किसको ना करें। क्या हमारे पास अथॉरिटी है? नहीं, हम चूज नहीं कर सकते। हम चूज कर सकते हैं उस बंदे को जो पार्लियामेंट में हमारी आवाज बनेगा, हमारे एरिया से जाएगा। आपने वोट दिया, मैंने वोट दिया, यही तो कर सकते हैं ना। अगर वो बंदा हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहा है और वो हमारी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर बात भी नहीं कर रहा है, तो क्या उसको वहां बैठने का अधिकार है? पहला। दूसरा, जब हम ऐसे लोगों को, आप एक बात हो कि जितने भी MP और MLA बैठे हुए हैं आज की तारीख में, उसमें से कितने % लोग हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं? रेप का केस नहीं चल रहा हो, मर्डर का केस नहीं चल रहा हो, एक्सटॉर्शन का केस नहीं चल रहा हो, या फिर आपके जो चीटिंग के केस हैं वो नहीं चल रहे हो, या महिलाओं से रिलेटेड कोई केस नहीं बन रहा हो। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं आज भी, वोट हम लोगों ने दिया है। जब आप इस तरह के लोगों को पार्लियामेंट में ले जाके बैठाओगे जिनके ऊपर ऑलरेडी क्रिमिनल केस चल रहे हैं, पहली बात तो कभी नहीं चाहेंगे कि जुडिशियल सिस्टम इतना अच्छा हो जाए, इतना साफ सुथरा हो जाए कि केसेस 6-6 महीने में खत्म हो, क्योंकि उनके केस भी तो खत्म होंगे। सजा की तलवार तो उनके ऊपर भी लटकी है। 2 साल से ज्यादा की सजा अगर किसी भी पार्लियामेंटेरियन को हो जाती है, अभी राहुल गांधी का इशू पड़ा था गुजरात में, वो तो स्टे हो गया तो वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, अगर स्टे नहीं हुआ होता तो डिस्क्वालीफाई हो चुके होते। वो अगर 2 साल से ऊपर की सजा किसी भी पार्लियामेंटेरियन को हो जाती है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। फिर बड़ा सिंपल सा है, वो नहीं चाहते कि जुडिशियल सिस्टम अच्छा हो। साथ में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हर स्टेट के अंदर है। आज हम बोल देते हैं कि यार उस फलाने जज ने पैसे मांग लिए, आपसे जिस टाइम पैसे मांगे जा रहे हैं उस टाइम पे आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। प्रोसेस है, जज ने आपके साथ कुछ गलत किया,
आपके फेवर में ऑर्डर नहीं, देखो फेवर में ना फेवर में ऑर्डर करना तो क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन आपके साथ कोई गलत कर रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, इलीगल डिमांड कर रहा है, आप उस जज को चेंज करवा सकते हो, आपके पास अथॉरिटी है। आप एक एप्लीकेशन लगाओ, डिस्ट्रिक्ट जज के पास लगाओ, हाई कोर्ट के पास लगाओ कि जी उस डेट को इन्होंने चेंबर में बुलाया था और इन्होंने पैसे मांगे, मुझे फेथ नहीं है। विकास भाई देखो, देखिए रेमेडी की मैं बात कर रहा हूँ, आप रेमेडी की बात कर रहे हो, आई एग्री विद यू। अभी इस टाइम जो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं एज अ कॉमन मैन बैठा हूँ, ये सारी चीज़ें है ना ग्राउंड पे काम नहीं करती हैं। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे शॉप पे अपना तो एग्जांपल नहीं लूँगा, अपने आप को तो कंट्रोवर्सी नहीं डालना चाहूँगा, एक वैसा एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई एक व्यापारी चांदनी चौक में लहंगे बेच रहा है, आज अगर उसके पास कोई जीएसटी वाला बंदा आ जाए ना, जीएसटी इंस्पेक्टर आ जाए, उसको 5,000 रुपये देना रहेगा। बिल्कुल देता है, ठीक है, देना रहेगा, नहीं देते हैं। ये अगर कंप्लेन करेगा ना, इसकी जिंदगी बर्बाद है। आप कंप्लेन कर सकते हो क्योंकि आपका काम ही कंप्लेन करना है। आप लॉयर हो, आप खेलते हो लॉज से आप लॉज से खेलते हो, आपके कनेक्शंस लॉयर्स में है, आपके कनेक्शन, आप ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में बैठते हो तो आपको ये चीजें इतनी आसान लगती है। एक लहंगे बेचने वाला चांदनी चौक सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डालेगा, कुछ नहीं कर सकता। देखिए मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बता देता हूँ। जी जी, हमारे यहाँ एक कानून है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ओके, जिसमें अगर कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसको जेल होती है। ओके, और ये कानून काफ़ी टाइम से था। ओके, इसमें कुछ साल पहले अमेंडमेंट आई, ओके, और इसमें अमेंडमेंट ये आई कि सिर्फ रिश्वत लेने वाला जेल नहीं जाता है, रिश्वत देने वाला भी जेल जाता है। ओके, अगर आप पकड़े जाते हो तो जितनी जेल उस आदमी को होगी जो पैसे ले रहा है, उतनी जेल देने वाले को भी होगी, पहला। दूसरी चीज़, जब तक देने वाले लोग रहेंगे तब तक लेने वाले लोग हमेशा खड़े रहेंगे। ये तो फिर विकास भाई वही है कि हम ही विक्टिम हैं, और हमें ये भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि तुम विक्टिम क्यों हो। मैं ये बहुत क्लियरली आपको विकास भाई बता रहा हूं, मैं मार्केट में बैठता हूं, मल्टीपल मेरे स्टोर्स हैं, सैकड़ों लोगों से मिलता हूं। वी एज कॉमन मैन डू नॉट हैव एनी ऑप्शन बट टू ब्राइब ऑफिशियल्स। हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। यार एक चीज सोचो, दुकान पे ना आप YouTube पे ना गाने नहीं चला सकते, उसका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। सीरियसली? हाँ सीरियसली, सीरियसली लॉ है, कॉपीराइट एक्ट है। मेरी दुकान पे आके नोटिस पकड़ा देंगे कि तुमने YouTube पे गाने चला रखे हैं। उसको मैं 2,000 रुपए दे दूं तो वो गाने ठीक है, 2,000 रुपए ना दूं तो मेरे को नोटिस भेज देगा। मैं क्या उससे फाइट करूं? आज मैं गाने वाले से फाइट करूं, कल वेट एंड मेजरमेंट वाले से फाइट करूं, परसों जीएसटी वाले से फाइट करूं, 4 दिन बाद किसी और से फाइट करूं। मैं दुकान चलाऊंगा कि इनसे फाइट करता रहूंगा? आपको तो दोनों काम करने पड़ेंगे। ऑप्शन क्या है? करप्ट तो सब है। ऑप्शन क्या है? हाँ। देखिए, करप्शन एक ऐसी चीज है जी जो सिर्फ और सिर्फ पैसे पे नहीं तोली जाती है। ओके। करप्शन, अगर आप किसी बंदे को बोलते हो कि यार मेरा फोन करके मेरा ये काम करवा दे, जी, तो वो काम भी करप्शन नहीं होता है। बेसिकली जिसको नहीं करना है लेकिन फोन करने की वजह से वो काम हो गया, वो भी करप्शन का ही पार्ट है। उसके लिए हमारे जो कानून है, कानून चलो आप बोल देते हो कि जी कानून इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं है जी। अगर आप कोर्ट के अंदर आके देखोगे और जब आप देखोगे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कितने केसेस चल रहे हैं, कितने पुलिस वाले टॉप से टॉप लेवल के जो लोग हैं वो कितने अपने जो केसेस लड़ रहे हैं, जो सस्पेंशन में रिटायरमेंट भी हो गई, आप उसका डाटा उठा के देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऐसा नहीं है कि जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। मेरे पास ऐसे भी केसेस चल रहे हैं जहां पुलिस ऑफिशियल्स पहले बहुत अच्छे से कहते हैं पैसे रिश्वत मांगते थे, और अचानक एक छोटा सा बंदा जो 500 रुपए के लिए, मतलब जो लाखों रुपए रिश्वत ले चुका है, उसके सामने 500 रुपए से लेके 2,000 रुपए के बीच में लड़ाई हो गई और उसने आगे उसकी रिकॉर्डिंग की और एंटी करप्शन की टीम बुलाई और बुला के उसको अरेस्ट करवा दिया। ऐसे भी लोग हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन होती है, देखो आदमी को डर होना चाहिए। आपने बोला जीएसटी ऑफिशियल, जीएसटी जो अफसर है, जब उसको डर ही नहीं है कि मेरे अगेंस्ट कुछ हो सकता है तो हमेशा वो गलत काम करेगा। आप किसी भी जगह देखोगे, आपके घर के पास कोई रेड लाइट बनी हुई है और वहां पे कैमरा नहीं लगा और चालान नहीं कटते हैं, तो आप देखोगे रोज कोई भी उस रेड लाइट को फॉलो नहीं करेगा। जब उनको पता लगेगा कि जैसे क्रॉस करूंगा सामने ट्रैफिक वाले खड़े मिलेंगे, तो हमेशा लोग बड़े शांति के साथ सीट बेल्ट भी लगाएंगे, फोन पे बात भी नहीं करेंगे और खड़े रहेंगे कि जेब्रा क्रॉसिंग से पहले कैमरा लगा दोगे तो भाई यहाँ चालान कट सकता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके रुकना शुरू होता है। सारा गेम जो है वो डर का गेम है। आप ये बोलते हैं कि मैट्रिमोनियल केसेस बहुत ज्यादा है, ऐसे करप्शन से रिलेटेड केसेस भी बहुत ज्यादा है जी, बहुत ही ज्यादा है। तो
जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो भी अरेस्ट होते हैं अप्रोप्रिएट केसेस में। जो भी उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहेगा वो ले सकता है। आप काम करते हो, आपके शोरूम पे कोई आगे पैसे मांग रहा है, आपके हमेशा कैमरे लगे होते हैं। यू प्रोवाइड दैट वीडियो जो है आप दीजिए ना एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। कैसे नहीं मांगेंगे सर? आप बहुत तरीके हैं। वो मेरे को इतना हैरेस करेंगे कि मैं अपना कोई बंदा उनके बंदे के पास भेजूं और ऐसे पैसे आएंगे। तो आपको भी पता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो हैं, आपको पता है इट्स ऑल करप्शन का जो लेवल है। आई एम श्योर, मेरे को ये बात बताने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बन के बैठा है वो पैसे ले रहा है। देखो, मैं आप बात वो कर रहे हो जिसका प्रूफ ना आपके पास है ना मेरे पास है। ओके हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक परसेप्शन पे बात कर रहे हैं। ओके कि भाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब बिके हुए हैं। ओके ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता ना कि सब बिके हुए हैं, अगर ऐसा होता तो किसी भी गरीब आदमी को कभी न्याय मिलता नहीं देश में। ओके फ्रेंकली आई एम टेलिंग यू। Okay. और मैं आपको इतने सारे बहुत सारे केसेस दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, जहाँ सुप्रीम कोर्ट में रोज आते हैं और या हाई कोर्ट में रोज आते हैं, जहाँ एक्चुअली जेन्युइन केसेस में न्याय मिलता है। मुझे तो नोटिस नहीं भेज देंगे ये सब कहने के लिए। मैं तो अतुल ने जो बात कही है वो बोल रहा हूँ। आपने अतुल ने जो बोली है वो तो ही इज नो मोर, बट आई एम टेलिंग यू, हम पब्लिक परसेप्शन पे बात कर रहे हैं। Okay. और पब्लिक परसेप्शन किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है। Okay. पब्लिक ये भी बोलते हैं कि सारे डॉक्टर चोर हैं। वो चाहते हैं कि लोगों का जितना ज्यादा ऑपरेशन हो सके उतना मर जाए तो अच्छा है। जैसे कोविड के टाइम पे हुआ भी था, काफी इंसिडेंट भी आए थे। वो ये बोलते हैं कि वकील चाहते हैं कि जितने केसेस हो उतना अच्छा है। वकील तो सारे बिके हुए हैं, दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं। पब्लिक परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। पब्लिक जो मीडिया ट्रायल है, कोर्ट में किसी ने क्या प्रूव किया क्या नहीं प्रूव किया वो तो बाद की चीज, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मीडिया बताती है कि इस आदमी को, दरिंदे को फांसी चढ़ा दो। मीडिया ट्रायल से, पब्लिक परसेप्शन से कुछ नहीं होता। कोर्ट के अंदर कोई भी केस चलेगा वो सिर्फ सबूत, देखो एलिगेशन के बेस पे केस शुरू होता है और सबूत के बेस पे जीता जाता है। अगर आपको ये पता है कि आपके फेवर के प्रूफ हैं और आपको अप्रोप्रिएट स्टेज पता है कि किस स्टेज में जाके इसको एड्यूस कर सकता हूँ, जिसको प्रूव कर सकता हूँ, तो आप उसको कर सकते हो। और मान के चलिए कि आप हायरार्की देखो, नीचे मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उसके बाद सेशन कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। 4 लेवल तो आपके पास है अगर मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो। तो 4 लेवल पे अगर आप बोलोगे कि चारों के चारों बिके हुए हैं, तो एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हमें इस पूरे सिस्टम पे फेथ नहीं है, और दूसरा फिर हमें इस सिस्टम के बिना हम रह भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है इस सिस्टम को यूज करने का। तो या तो आप बात करें सॉल्यूशन के लिए कि इसको ठीक करने के लिए ये काम करना चाहिए। अदरवाइज जो मीडिया परसेप्शन है, जो पब्लिक परसेप्शन है, उसके हिसाब से अगर हम ये बोलते रहेंगे कि भाई ये बिक गया है, वो बिक गया है, तो बिका हुआ तो हर आदमी है। कौन आदमी नहीं बिका हुआ? किसी का प्राइस कम है, किसी का ज्यादा है। लेकिन उस बिना प्रूफ के अगर हम पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से बोलेंगे, दैट इज नॉट करेक्ट। आई डोंट सपोर्ट दैट। आप ग्राउंड रियलिटी पे, जैसे हमने बोला कि गांव की औरतों के साथ गलत होता है, हमने अपनी आंखों से देखा है जी। मैं छोटा था, मैं गांव में पढ़ा हुआ हूं, मैं तो अपनी आंखों से देखी हैं चीजें, आज भी देखता हूं तो मैं बोलता हूं लोगों को कि आप ये कर सकते हो। अगर नहीं देखी होती तो शायद मैं मना कर देता उस चीज के लिए। ग्रेट। बहुत सारे लॉयर्स हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, जैसे हम लोग भी हैं, हम प्रोबोनो केस भी लड़ते हैं सरकार की तरफ से। क्या मैं आपको हाई कोर्ट की तरफ से बता देता हूं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास लॉयर को देने के लिए फीस नहीं होती है, लेकिन हाई कोर्ट एमिकस क्यूरी अपॉइंट करते हैं हम जैसे लॉयर्स को, या सुप्रीम कोर्ट करते हैं कि आप इनको असिस्ट करो, आप इनको अपनी जो एक्सपर्टीज है उसका टाइम दो, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इसके अलावा प्रोबोनो जो लॉयर्स हैं, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के हैं, उन लॉयर्स को भी डायरेक्शन दिया जाता है कि भाई आप इनको अपॉइंट करो और इनको असिस्ट करो, क्योंकि ये गरीब आदमी है, लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता, इसको न्याय तो चाहिए। बात सिंपल सी है, सिस्टम में 1 लाख कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसके 10 सॉल्यूशन तो निकलेंगे। जब तक एज ए पब्लिक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम उस सॉल्यूशन की तरफ चलना ही नहीं शुरू करेंगे, तब तक वो सिस्टम ठीक नहीं होता है। आप किसी भी जाके ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, आप उसको 500 रुपये दे के आते हो, क्यों दे के आते हो? आपको लगता है कि हैरेस करेगा, परेशान करेगा। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करते हो, हर आदमी अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करता है। मैं कहता हूं कि एक भी पब्लिक ऑफिसर कोई भी आपसे पैसा मांगता है, इलीगल तरीके से पैसा मांगता है, आप उसको अरेस्ट करवाओ। बड़ा सिंपल सा है। जब 100 लोग, 1000 लोग इस तरह के खड़े हो जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी मार्केट मैंने देखी हैं, आपकी क्लोथ मार्केट की बात कर रहा हूँ, वैसे बहुत सारी मार्केट देखी है जो पूरी की पूरी जो गली है सिर्फ उसी चीज़ की है, और किसी भी जो पब्लिक ऑफिसर है कोई भी आके उसके अंदर रिश्वत लेने के लिए घुस नहीं सकता, क्योंकि सबकी यूनिटी बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं कि जी इस गली के अंदर अगर आप किसी एक के खिलाफ एक्शन लोगे तो हम सारे एक साथ खड़े हैं। आप नोटिस दो, आपको जो करना हम जवाब देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन डायरेक्ट क्वेश्चन विकास भाई, मैं आज अभी गाड़ी लेके जाता हूँ इस पॉडकास्ट के पास बाद,
और मैं सीट बेल्ट नहीं लगा के जाऊंगा, फोन पे बात करते हुए जाऊंगा, मेरे को इफ्को चौक पे किसी पुलिस वाले ने रोक लिया, 100% रोकेगा। हाँ। उनका जो बंदा है मान लो मुझसे पैसे मांगता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये आप ऑडियंस को थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। देखो बड़ा सिंपल सा है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है, एक तो आप अपनी गाड़ी में ना डैश कैम हमेशा लगा के रखो। उसके 2 रीज़न है। पहला, आजकल क्या होता है कि कोई भी आपकी गाड़ी ठोक देता है तो उल्टा ब्लेम आपके ऊपर आता है, चाहे बाइक वाले ने ठोक दिया कुछ भी है, तो डैश कैम रहता है तो आपकी सेफ्टी रहती है। दूसरा, अगर कोई पुलिस वाला आपसे पैसे मांग रहा है, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, तो आप 112 नंबर पे उसी टाइम कॉल करो, क्योंकि 112 नंबर की जो कॉल होती है ना, वो डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल लेवल दोनों, जो स्टेट लेवल पे रिकॉर्ड होती है। आप बोल सकते हो कि ये फलाना पुलिस वाला है, मैं यहाँ से गाड़ी लेके आया था, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी या जो भी मैंने काम किया था, और मैं कह रहा हूँ चालान काट दो, और ये मुझसे 1000 रुपये मांग रहा है कि चालान नहीं काटेंगे, ये करेंगे। और फिर देखो कैसे पीछे भागता है पुलिस वाला। अगर पैसे मांग रहा है तो पहले पैसे दे दूं या ना दूं? बिल्कुल मत दो ना। अच्छा, फोन कर दे, फ़ोन करो सीधा कि जी ऐसे ऐसे ये पुलिस ऑफिसर है, इसका नाम है और ये यहाँ खड़ा हुआ है, मैंने कहा चालान काट दे भाई, 2000 का चालान मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, ये मुझसे कह रहा है कि चालान नहीं काटूंगा, 1000 रुपये लूँगा। और फिर देखो पुलिस वाला कैसे बैकफुट पे जाता है। ओके। और ज़्यादा कुछ करे तो आप उसकी अपना वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दो, आपके पास फ़ोन है, फेसबुक लाइव है, यूट्यूब लाइव है, कि बताओ जी मैं आपको चालान के पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तुम पैसे किस बात के मांग रहे हो, चालान क्यों नहीं काटते हो? क्या ये लीगल है कि हम किसी की ऑफिसर की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले? इज इट? कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई पुलिस ऑफिसर आपके साथ गलत कर रहा है, आप रिकॉर्डिंग करो उसकी। वो कैसे मना कर देगा रिकॉर्डिंग करने से? आपका फ़ोन तोड़ता है या कुछ भी करता है, विजिलेंस में देखो पता क्या है, हम लोगों को लगता है कि हम इस चीज़ को यहाँ सॉर्ट आउट कर लें खड़े होके, पर कानून जो है ना, वो कानून थोड़ा सा स्लो चलता है, जैसे बीमारी होती है उसकी तरह। पुलिस ऑफिसर आपके खिलाफ केस बनाएगा, वो तो थाने में बैठ के बनाता है, और उसके बाद जो कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ेगा। आपको एटलीस्ट इतना विजिलेंट तो होना चाहिए कि आप अगर किसी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन लेना जाओ तो थोड़ी जहमत तो उठानी पड़ेगी। देखो फ्री में या थाली में परोस के कुछ नहीं मिलता है। आप यूएस के इतने वीडियोज़ वायरल होते हैं, वो कहते हैं कि मेरा सिविल राइट है, मैं अपनी प्रॉपर्टी पे खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, पुलिस वाला के मना कर दे कि आप अंदर चले जाओ। या किसी की गाड़ी रोक ली, कहता है शो मी योर ID, और वो ID दिखाया था, वो पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मुझे रोका क्यों है, वो फिर भी नहीं बताता है, तो उसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट डालते हैं, सिविल राइट्स जो कि मुकदमे हैं वो फाइल करते हैं, कंपनसेशन क्लेम करते हैं। वहाँ सिटीजन्स जो हैं एटलीस्ट अवेयर हैं, और जब कोर्ट में इस तरह के केसेस जाने शुरू हो जाएंगे तो कोर्ट भी वही काम करेगा जिस तरह की जो रैम्पेंट सिचुएशन होगी, और सरकार भी वही काम करेगी जब उनको लगेगा कि इसकी वजह से सारा सिस्टम जो है खत्म होता जा रहा है, रुकता जा रहा है। जैसे एक टाइम पे ये हुआ कि चेक बाउंस के केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा होने लग गए, आज भी हैं, तो सरकार ने बोला कि जो पुराने चेक बाउंस के केसेस हैं उसको कोशिश करो सेटल करवा दिया जाए। जो मैट्रिमोनियल केसेस बहुत ज़्यादा होने लगे, तो अरनेश कुमार की जजमेंट आई कि भाई हर केस में अरेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर मैट्रिमोनियल केस में एंटीसिपेटरी बेल सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी वर्कलोड बढ़ता है। जब इस तरह के केसेस जाने शुरू हो जाएंगे तो जो सिस्टम है वो चोक होगा। जब सिस्टम चोक होगा तो उसको क्लीन करने के लिए कहीं ना कहीं सिस्टम को खुद काम करना पड़ेगा। हमें उस सिस्टम को, उसको ठीक करने के लिए उस सिस्टम का ही यूज़ करना पड़ेगा। जब तक हम बैकफुट पे रहेंगे तब तक नहीं होगा। हम घर पे सोचे यार मैंने आज 2000 रुपये खर्च कर दिए, चल लेकिन आज की शांति है मेरी। हमें लाइफ में ना पेशेंस नहीं है कि लड़ने के लिए, आप ये तो चाहते हो कि सिस्टम ठीक हो जाए, लेकिन उसको ठीक करने के लिए स्टेप लेने की हिम्मत नहीं है, और इतनी पेशेंस नहीं है, उतना हम कोशिश नहीं करते कि लाइफ में से थोड़ा टाइम दे दें। अगर हर आदमी यही सोचता तो जो इतने बड़े बड़े लीडर होके मर गए, चले गए, जिन्होंने सिस्टम ठीक किया, चेंज किया, आज हम उनकी किताबें पढ़ते हैं, आज उनके बारे में पढ़ते हैं, तो सिस्टम जो आज से 200 साल पहले सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, 150 साल पहले इतना अच्छा नहीं था। अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाए थे वो आज भी कहीं ना कहीं चल रहे हैं, लेकिन वो सारे सिस्टम हमारे फेवर में नहीं थे क्योंकि अंग्रेज़ों ने बनाए थे। अब वो धीरे धीरे करके विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो कोई किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना। आप बोलते हो कि मैं इनिशिएटिव नहीं लूँगा, मैं कहता हूँ मैं इनिशिएटिव नहीं लूँगा, तो कौन लेगा? दूसरी चीज़, अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव लेंगे, और रिप्रेजेंटेटिव नहीं ले रहे तो चेंज करो उसको। भाई क्लास में एक मॉनिटर होता था, वो किस लिए होता था? वो इसलिए होता था कि जो क्लास के बच्चे हैं और जो टीचर हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन चैनल की तरह काम करे। टीचर ने बोला ऐसा होना चाहिए था, वो बच्चों का भी ध्यान देख ले उसके हिसाब से, और टीचर का भी फेवरेट रहे एक तरीके से। उसी तरीके से हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं जी। अगर क्लास मॉनिटर ठीक से काम नहीं कर रहा, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको वोट दिया वो ठीक नहीं काम कर रहा, अगली बार उसको मना कर दो, भाई साहब तू किसी काम का है ही नहीं। हम सिर्फ जात पात के नाम पे वोट दे देते हैं, हम यारी दोस्ती के नाम पे वोट देते हैं, काम के लिए कितने लोग वोट दे रहे हैं? एज ए मैन, जब तक हम यही नहीं बोलेंगे सारे एक साथ कलेक्टिवली कि यार हम लोगों को इस तरह के कानून से बचाया जाए, तब तक कोई नहीं सुनेगा। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा यार, तुम एक वोट हो मैं एक वोट हूं, लेकिन कलेक्टिवली हम लाखों वोट हैं।
और जो कानून बनेगा, मैं आपका मार्क माय वर्ड्स, हम लोगों के कहने से जो कानून बनेगा वही कानून इंप्लीमेंट होगा, और कानून बनाने की पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पॉलिटिकल विल नहीं है उसको करने की। अच्छा विकास भाई, एक और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत मेन वीमेन फ्रेंडली लॉज की बात हो रही है, बायस्ड लॉज की बात हो रही है, तो क्या सच में इंडिया के जो लॉज हैं वो बायस्ड हैं टुवर्ड्स वीमेन? देखिए हाँ हैं, हाँ बिल्कुल है। ओके, बायस्ड है, जेंडर सेलेक्टिव लॉ है। ओके, जहाँ सिर्फ फीमेल जो है यानी वुमेन है वही विक्टिम कंसिडर की जाती है, मेल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए विक्टिम। ओके, मैं आपको 4-5 एग्जांपल देता हूँ। ओके, अगर कोई आदमी किसी लेडी को गाली देता है तो उसमें जेल का प्रोविजन है। अगर लेडी अब किसी आदमी को गाली देगी तो उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन ही नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। सिमिलर लॉ में सिमिलर सेक्शन में आपकी कोई FIR नहीं होगी। उसके बाद अगर लड़का किसी लड़की को छेड़ देता है तो उसके अंदर प्रोविजन है, आप छेड़खानी करोगे तो आपको जेल हो सकती है। लेकिन अगर वही लड़की उस लड़के के साथ छेड़खानी कर रही है तो सेम सेक्शन में कोई प्रोविजन नहीं है। अगर कोई लड़का किसी लड़की का पीछा कर रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है, तो उसके अंदर जेल का प्रोविजन है। अगर लड़की किसी लड़के को के पीछे या कोई जा रही है किसी आदमी के पीछे, उसको स्टॉक कर रही है, तो उसमें सेम लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है, सिर्फ सिविल राइट मिलता है, FIR नहीं होगी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर ओनली फीमेल कैन बी ए विक्टिम, मेल कैन नॉट बी ए विक्टिम। पति के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में केस नहीं फाइल कर सकता, फीमेल कर सकती है, वाइफ कर सकती है। मतलब वाइफ कूट सकती है? वाइफ कूटती है, कूटती है कूटती तो है, लेकिन कूट सकती हैं। कूट भी सकते हैं और कूटती हैं। ओके, सिंपल सी बात है ना। ओके, जो लॉ है, जो राइट है, वो उसको यूज कर भी सकती है और करती भी है। और इसके अलावा जैसे आपका बिजनेस होता है तो प्रिवेंशन, आपका प्रोटेक्शन ऑफ फीमेल है, कौन सा था? प्रिवेंशन, पॉश वाला जो लॉ है उसके अंदर भी यही है, ओनली फीमेल कैन बी ए विक्टिम, मेल कैन नॉट बी ए विक्टिम। तो अगर मेल के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर वो सेम लॉ में ICC में कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता। तो ऐसे आपके जो इस तरह के लॉ हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें और भी हैं। तो वहाँ विक्टिम कैन ओनली बी कंसिडर्ड एज फीमेल कैन बी कंसिडर्ड एज विक्टिम्स, मेल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज विक्टिम्स। तो विकास भाई ये जेंडर सेलेक्टिव है जी, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट मेंस पे तो हो ही रहा है? मेन पे तो हो ही रहा है इसका नेगेटिव इफेक्ट, लेकिन ये सिर्फ मेन प्रॉब्लम नहीं है ना, दिस इज अ सोसाइटल प्रॉब्लम। क्योंकि जब कोई फीमेल किसी तरीके का कोई केस डालती है, जैसे हम दहेज से रिलेटेड केसेस की बात करते हैं कि डाउरी देना और लेना दोनों जुर्म है, लेकिन फिर भी जो पति है उसको भुगतना पड़ता है। तो इसमें होता क्या है कि जब बहू घर के किसी भी मेंबर के खिलाफ केस डालती है तो वो सिर्फ अपने पति का नाम नहीं लिखवाती है, वो अपनी ननद का नाम भी लिखवाती है, अपनी सास का नाम भी लिखवाती है, और जो उसकी भाभी है उसका नाम भी लिखवाती है, जितनी घर की और फीमेल्स हैं उसका नाम भी लिखवाया जाता है। ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें 12-12 साल के बच्चों का नाम लिखवा देते हैं, ऐसे सिचुएशन भी होती है। तो जब बहू घर की मेल और फीमेल दोनों के अगेंस्ट केस डाल रही है तो दिस इज नॉट जस्ट अ मेन प्रॉब्लम, इट इज़ अ फैमिली प्रॉब्लम, इट इज़ अ सोसाइटल प्रॉब्लम। इस तरह के कानून के खिलाफ सिर्फ आदमियों को आवाज़ नहीं उठानी है, मैं बार बार लोगों को बोल रहा हूँ, इसमें फीमेल्स को भी आगे आना ही पड़ेगा, विमेन को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आज कोई लेडी अपने पति के अगेंस्ट कोई इस तरह की एलिगेशन लगा रही है तो उसको सोचना पड़ेगा कि अगर उसके खुद के फादर के अगेंस्ट, उसके भाई के अगेंस्ट उसकी भाभी ने ऐसे एलिगेशन लगा दिए तब उसको कैसा लगेगा, उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो जब उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन मैन और विमेन दोनों के अगेंस्ट हो रहा है तो दिस इज सोसाइटल प्रॉब्लम। लोग इस चीज को इग्नोर कर जाते हैं, हम लोग बोल रहे हैं दिस इज अगेंस्ट मैन, नो इट इज अगेंस्ट सोसाइटी। आपको चाहे कोई भी आदमी हो या कोई भी औरत हो, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सेम सिचुएशन में सेम एक्ट की वजह से अगर पनिशमेंट है तो दोनों जेंडर को मिलनी चाहिए, एक जेंडर को पेनलाइज नहीं करना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या कि जो एक्सटॉर्शन है, जो जिस तरह की ब्लैकमेल है, जिस तरह की प्रॉब्लम है वो बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। इंटरेस्टिंगली कि इस तरह की जब एलिगेशन लगती हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स जो फॉल्स एलिगेशन लगाती हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रोविजन है लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। तो उसको डर नहीं है और वो जो पनिशमेंट है वो उससे बच जाती है, और जैसी वो बचती है वो सोसाइटी में 100 ऐसी और फीमेल्स खड़ी कर देती है जो इसका आगे यूज करेंगी, देखते हुए कि कोई किसी तरीके का डर नहीं है। जैसे अब थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि सोसाइटी में सारा गेम जो है कानून का वो डर की वजह से होता है। 3 तरह की चीज हैं जो हमारे मतलब जो हम सोचते हैं कि सही गलत डिसाइड करती हैं। एक हमारा मोरल बिहेवियर, मोरल थिंकिंग कि भाई ये चीज ठीक है ये गलत है हमारे हिसाब से।
मोरालिटी के साथ में एक एथिकल बिहेवियर आता है कि किस तरह के सिचुएशन में आदमी को क्या डिसाइड करना चाहिए, जो हम कहीं ना कहीं मोरालिटी से थोड़ा सा रेशनल थिंकिंग पे आ जाते हैं कि सोसाइटी में एक रीजनेबल आदमी ऐसा करेगा। तीसरी आती है लॉ। कानून कहता है कि आप ये काम करो और ये काम मत करो, इररिस्पेक्टिव कि आपकी मोरल एथिकल थिंकिंग क्या है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये पेनल्टी मिलेगी। आदमी को डर उस पेनल्टी से है। इसलिए जो लॉ है वो हमारी सोसाइटी को मोल्ड करने का, सोसाइटी को मैनेज करने का, सोसाइटी को किस तरीके से बिहेव करना है, सोसाइटी के बिहेवियर को पूरी तरह से कंट्रोल करने का तरीका है। ओके। और ये दिस इज द एज सिंपल एज इट कैन बी। जब तक उसको नहीं ठीक किया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं एक कॉमन मैन हूँ विकास भाई। मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल लेट्स से इस लॉ के अगेंस्ट आवाज़ उठाना कि भाई लॉज जो हैं दे आर बायस्ड टुवर्ड्स वुमेन। मैं क्या करूँ इसमें, मैं क्या कर सकता हूँ एज ए कॉमन मैन? एज ए कॉमन मैन आपको सबसे पहले तो करना ये है कि आप अपनी रिप्रेजेंटेशन बनाओ। ओके, ठीक है। आप अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आपके एरिया के, जिसको आपने वोट दिया है, आप उसके पास वो चिट्ठी भेजो, मेल करो कि भाई साहब ये बात है और ये हो रहा है, आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, पार्लियामेंट में बिल लेके आइए। उसके बाद जो हमारी कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट आप कीजिए, उसको रिप्रेजेंटेशन भेजिए कि जी ये प्रॉब्लम है, इसको ये सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्यूशन दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एज ए वन मैन आप ये काम कर सकते हो। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ये काम करें। आपको प्रेशर बनाना है। देखिए कानून बदलने का तरीका जो है ना बड़ा सिंपल है, या तो सड़क से होगा या संसद से। बहुत सारे रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, बहुत माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं जो सड़क पे जाके दंगे करते हैं, सब कुछ होता है और उसके बाद कानून बदलता है। रिसेंटली बहुत एग्जांपल हो चुके हैं। दूसरा है संसद से। संसद मानती है प्रेशर मानती है वोट का। जब उनको लगेगा कि करोड़ों लोग इस तरीके से बातें कर रहे हैं और इस चीज़ को चेंज करने की बात कर रहे हैं तो उनकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे, आपके ही एरिया से अगर मान लीजिए 5000 लोगों ने चिट्ठी भेज दी कि भाई साहब इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, देखो ये गलत हो रहा है, तो उसको पता है कि अगली बार मैं आऊँगा तो 5000 वोट तो मेरे खत्म। और 5000 वोट का मतलब होगा कि अगर ये सारे अलग अलग फैमिली हैं और सब में 5-5 लोग हैं तो 25000 वोट खत्म हो गए, तो उसकी मजबूरी होगी। मेरी जितनी उम्र है विकास भाई, इसमें मैंने एक बड़ा आंदोलन देखा है। मैं कोई क्रांतिकारी आंदोलनकारी तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ टोपियाँ पहन के हम भी मेट्रो में गए थे। एक दिल्ली में आंदोलन हुआ था, अब तो देश बदल जाएगा। आपको पता है किस आंदोलन की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन उस आंदोलन से जो आंदोलनकारी निकले थे ना, उन्होंने शायद 2-2.5 लाख रुपए की तो लेटरिंग करने की सीट अपने घर में बाद में लगा ली थी। आपको पता है किसकी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ना जो आम आदमी है ना, वो ना तो आंदोलन करना चाहता है, ना वो क्रांतिकारी बनना चाहता है। फिर वो जब हमारे ही चैनल पे जब घर में जब शाम को टीवी पे न्यूज़ चलती है ना कि कितने लाख के पर्दे या पता नहीं वियतनाम की 45 लाख की मार्बल लगाई गई है क्रांतिकारी के घर पे, फिर आम आदमी जो है ना वो ये सोचता है भाई अपना कपिल शर्मा शो देख लो शाम को, खुश रहो। सुबह जाओगे कोई रेड लाइट पे रोक लेगा और 200 रुपये पकड़ा दो और अपना ऐश करो। किस लिए क्रांतिकारी बनना है? क्योंकि जो हम 1857 या 1947 की क्रांति का हिस्सा तो नहीं रहे हैं, लेकिन जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ना, वो सब शायद अभी रिसेंट आंदोलन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका हिस्सा तो रहे थे। और जब ऐसी चीज़ें होती है तो मेरे हिसाब से वो होप ख़त्म हो जाती है लोगों में। तो ये चिट्ठियाँ लिखना शायद एमपी को या एमएलएज को, ये तो विकास भाई नहीं हो पाएगा। देखिए मैं आपको एक बड़ा सिंपल बात बोलूँ जी, हम जिस सोसाइटी में रहते हो एक जंगल है जी, जंगल में आग लग चुकी है जी। बात सिर्फ इतनी है कि वो आग मेरे घर तक नहीं पहुंची तो मैं अपने घर पे चुपचाप बैठा रहूं, लेकिन वो कभी ना कभी पहुंचेगी। आज हम बोलते हैं कि मैं 200 रुपये दे के बच जाऊं, मैं सोचता हूं कि कपिल शर्मा शो देख लूं, खुश रहूं जी। लेकिन जिस दिन आज मैं पैसे खर्च नहीं करना चाहता, आज मैं टाइम नहीं देना चाहता, लेकिन वो आग जिस दिन आपके घर तक पहुंचेगी तब आपको इससे 100 गुना ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 100 गुना ज़्यादा टेंशन लेनी पड़ेगी, 100 गुना ज़्यादा टाइम इस पर देना पड़ेगा। अगर आपके बेटे के साथ ऐसा हो गया, आपके भाई के साथ ऐसा हो गया या आपकी बहन के साथ ऐसा हो गया तो आपको करना पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम आज उस कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं और हमें लगता है कि ये आग हमारे घर तक नहीं पहुंचेगी और कभी ना कभी हर घर तक ये आग पहुंचेगी। ओके, तब क्या करोगे? तब भी तो आपको करना ही पड़ेगा ना।
आज मैंने आपको बोली कि आप चिट्ठी लिखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ रुक जाना है आपको चिट्ठी लिख के। अगर आपकी चिट्ठी पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो आप अपने कंसर्न हाई कोर्ट के अंदर एक रिट फाइल करवाओ। बड़ा सिंपल है। ऐसे लॉयर भी हैं जो सोसाइटी में अच्छा काम करने के लिए बहुत कम फीस पे काम करने के लिए तैयार होते हैं। एक जान का सिंपल बता, एक, हाँ कोई नहीं, मैं इस पर कंप्लीट कर लेता हूँ बस। तो आप हाई कोर्ट में जब रिट फाइल करते हो तो उसमें एक प्रेयर करो सिर्फ जी कि जी कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न मिनिस्ट्री को मैंने अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल की थी, वो इसके ऊपर सुनवाई नहीं कर रहे हैं जी। उनको सिर्फ इतना डायरेक्शन दे दिया जाए कि मेरी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको डिसाइड कर दें, कुछ नहीं करना जी। ज़्यादा से ज़्यादा मनाही तो करेंगे ना जी। आपको लिखित में यह मिल जाएगा कि कौन सा पॉलिटिशियन, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी मिनिस्ट्री आपके हकों के लिए काम करने के लिए तैयार है और कौन सी नहीं है। और वो क्लियर कट मैसेज आपको बाकी लोगों को देना होगा जी। सारा गेम डर का है जी। और अगर वो हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अगर वो मिनिस्ट्री या मिनिस्टर या जो भी हैं या डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है तो उसके केस कंटेम्प्ट बनता है। ओके। आपको लीगल सिस्टम को यूज करना आना चाहिए, करो तो सही, आप मजे लो। कर रहे हैं सर लोग। एक एग्जांपल बता देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसके पापा गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो शायद 1977 या 1978 की बात है, वो ब्राइब लेते हुए पकड़े गए थे और उनको विजिलेंस डिपार्टमेंट ने ही पकड़ा था। वो जो रहते हैं ना हाथ धुलवा के वो पिंक हो जाते हैं, पिंक हो जाते हैं, नोट लेते हुए विजिलेंस डिपार्टमेंट पाउडर लगा के वो भेजते हैं। हाँ। और उसके बाद आपके हाथों पाउडर आया था, फिर वो एक केमिकल में डुबोते हैं तो पिंक हो जाता है वो। इस बात को सिर्फ 26-27 साल ही हुए हैं और अभी वो कुछ भी नहीं हुआ है उनका। केस चल रहा है, केस ही चल रहा है, सस्पेंशन में है। हाँ, तो ये चलते रहते हैं, बहुत लोग हैं। तो जब ऐसी चीजें होंगी तो जो सोसाइटी देख रही है उसमें करप्शन जो कर रहे हैं उनको तो पता है ना। 26-27 साल तक तो हम कोर्ट्स को ऐसे ही पागल बनाते रहेंगे, लुल्लू बनाते रहेंगे। और वो शायद अंकल जो है, मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन शायद उस स्टेज में है कि किसी भी दिन उनका वो मर जाएंगे, केस खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा। ये तो प्रॉब्लम है, ये तो सिस्टम की प्रॉब्लम है। अब जयललिता का केस ले लो जी, वो कब 90s में शुरू हुआ था, केस चलता रहा, जयललिता मर गई जी, केस पेंडिंग था जी, तो उसमें भी बहुत एडजॉर्नमेंट मिली। मैंने आपको एक बात बोली जी, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जिसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है जी। जुडिशियल सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है कि केसेस को जल्दी खत्म किया जा सके, और उसको अच्छा करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बहुत कोशिश करते हैं। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की बहुत जजमेंट है कि जो 10 साल से पुराने केसेस आप उसको प्रायोरिटी पे ख़त्म करो, जो 5 साल से पुराने केसेस हैं उनको प्रायोरिटी पे, सेकंड प्रायोरिटी पे ख़त्म करो। लेकिन नंबर ऑफ़ केसेस इतने ज़्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जजेस की अपॉइंटमेंट कम है, नंबर ऑफ़ कोर्ट्स कम है। अगर ये चीज़ें बढ़ती चलेंगी, जैसे कहते हैं कि पर 1000 लोग या 10,000 लोगों पे एक कोर्ट हो जाए, तो आपके जो केसेस हैं वो 3 महीने 6 महीने में ख़त्म हो सकते हैं। ऐसे भी केसेस हैं जिनमें कानून में लिखा हो कि 6 महीने में ख़त्म करना है, लेकिन उसकी डेट ही 8 महीने की पड़ती है। क्यों? क्योंकि कोर्ट के पास ऑलरेडी 8-10 हज़ार केस चल रहे हैं, ऊपर से उनको रिपोर्टिंग करनी है। एक बात पूछूं? बिल्कुल पूछिए, फ्रैंकली पूछिए, बीच में रोक रहा हूँ, सॉरी। पूछो ना, पूछो। हाँ, जज साहब जो होते हैं, हाँ, उनकी समर वेकेशन होती है करीब 1-1.5 महीने की। सुप्रीम कोर्ट की समर वेकेशन होती है 1-1.5 महीने की। हाँ होती है, आई एग्री। हम लोग भी बाहर जाते हैं, जब छुट्टी होती है तो हम भी जाते हैं। ये समर वेकेशंस की हिस्ट्री तो शायद ये है कि जो अंग्रेज थे वो शायद इंडिया की गर्मियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, तो उनको हिल स्टेशन जाना होता था, हिल स्टेशन चले जाते थे या इंग्लैंड चले जाते थे। आज एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, कोई क्लीनिंग करने वाला, कोई गटर साफ करने वाला, या मैं हूँ, मेरे ऑफिस में काम करने वाले लोग पूरे साल काम कर रहे हैं। जज साहब 1.5 महीने का समर वेकेशन ले रहे हैं, जब फाइलों पे फाइलें चढ़ती जा रही हैं। देश कैसे ऐसे लोगों पे ट्रस्ट कर पाएगा? देखिए, फिर वही बात घूम के आती है जी। आप लोगों को लगेगा मैं बहुत पॉलिटिकली करेक्ट आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बैठते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यू नीड टू कॉल स्पेड अ स्पेड। ओके, ठीक है जी। अगर केसेस को ख़त्म करना है जी, तो आज की तारीख में कोर्ट को एटलीस्ट 3 से 4 गुना ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा एक दिन में, 24 घंटे होते हुए भी, कि उन केसेस को कहीं ना कहीं लाइन पे लेके आया जाए और उसको ख़त्म किया जाए जी। जहाँ तक आपकी समर वेकेशन, विंटर वेकेशन भी, आप तो सर्दियों की छुट्टियाँ भी होती है बाबू जी, आप तो सिर्फ समर वेकेशन की बात की है, सर्दियों की अलग छुट्टियाँ होती हैं। अभी जो अभी दिसंबर चल रहा है तो लास्ट वीक पूरा छुट्टियों का है जी। तो जैसे स्कूल की छुट्टियां होती हैं वैसी कोर्ट की छुट्टियां होती हैं, दिस इज इक्वल, और वो सिस्टम जो है बहुत पुराना है। इसके साथ में एक चीज़ और भी है कि अगर आपका अर्जेंट कोई केस है तो हर समर वेकेशन, हर विंटर वेकेशन में कोर्ट खुलते हैं। एज पर लॉ कोर्ट 24 घंटे खुला होता है। अप्रोप्रिएट केसेस में रात को 3 बजे भी सुनवाई होती है।
अब समर वेकेशन हो गई, विंटर वेकेशन हो गई, उस टाइम पे भी जो जजेस हैं जिनकी ड्यूटी लगती है कि एक हफ्ते तक ये जजेस बैठेंगे, उसके एक हफ्ते ये बैठेंगे, वहाँ मेंशनिंग होती है, कोर्ट में केस फाइल होते हैं, उनकी सुनवाई भी होती है, ऐसा नहीं कि सुनवाई नहीं होती है। हाँ, वेकेशन थोड़ी कम होनी चाहिए, यू आर पब्लिक ऑफिसर्स, मैं बोलता हूँ इस चीज़ के लिए और ओपनली बोलता हूँ। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि केसेस को जल्दी से निपटाओ, दूसरी तरफ हम खुद छुट्टी पे चले जाते हैं। मैंने विकास भाई एक वीडियो बनाया था, एक रील बनाया था, और उस रील में मैंने ये बोला था, मैंने खुद से ये एज अ कॉमन मैन मेरा राइट है कि अगर मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ कि गलत है उस पर आवाज़ उठाऊँ। मैंने रील बनाई थी और उसमें जब ये समर वेकेशंस थे, मैंने बोला था सुप्रीम कोर्ट के जो CJI अपने थे, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन उस रील के थ्रू पूछा था कि साहब आप 1.5 महीने के समर वेकेशन पे जा रहे हैं, मैं एज अ कॉमन मैन जानना चाह रहा हूँ आप क्यों जा रहे हैं? जब हमारे केसेस पाइलअप पे पाइलअप हो रहे हैं तो हम जा रहे हैं। ऑनेस्टली उस पोस्ट के जो कमेंट्स थे ना, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे लॉयर्स, दे वर थ्रेटनिंग मी ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म कि तू है कौन, कहाँ रहता है, हम तेरे को नोटिस भेजेंगे। एज अ कॉमन मैन ये लॉयर्स की लैंग्वेज है कि तू डायरेक्ट CJI को क्वेश्चन कर रहा है, तेरे को पता है यहाँ पे क्या होता है, कितना इनके ऊपर स्ट्रेस रहता है, ये रात को काम करते हैं। भाई मैं भी रात को PPTयाँ बनाता था जब मैं कॉर्पोरेट में काम करता था, आज भी जब हमारे प्रेजेंटेशंस होते हैं, क्लाइंट मीटिंग्स होते हैं, तो मैं भी काम करता हूँ ना रात को काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1.5 महीने के समर वेकेशन हम लेंगे। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था और ऑनेस्टली अगर मेरे को विकास भाई ये वाला पॉडकास्ट पे अगर कोई लीगल नोटिस आता है, आप मेरे को फ्री में लीगल I'll defend you। कैमरे पे आप बोल रहे हैं? कैमरे पे बोल रहा हूँ। क्या मैंने कोई बात इस पॉडकास्ट में गलत बोली है? आपने जो ये क्वेश्चन उठाया है, ये क्वेश्चन सिर्फ आपका नहीं है, बहुत लोगों का क्वेश्चन है, बहुत सारे लॉयर्स भी हैं जी। आपको लोगों ने बोला है कि हम आपको नोटिस भेजेंगे, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एक भी नोटिस आया नहीं होगा आपके पास। नहीं आया, बोल रहा हूँ ना मैं आपको। हाँ। तो ठीक है। हाँ। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास कि आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है जी, मैं आपको ना एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं जी। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भेजी हुई चिट्ठी, सिंपल चिट्ठी बोल रहा हूँ मैं आपको, जो आपने यहाँ से भेज दी, उसको भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कंसीडर किया जा सकता है। तो आप अपनी ग्रीवियंस अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सकते हो, तो सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 में आपका फंडामेंटल राइट है सुप्रीम कोर्ट जाने का, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है उस ग्रीवियंस को ठीक करने की। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी टाइम पहले आर्ग्यूमेंट में एक बात बोली थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, जिस संविधान की बात कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हाई कोर्ट का नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सिटीजन्स का है, जिन्होंने बनाया और खुद को दिया। हमने बनाया, हमने खुद को दिया है, और इसके अंदर हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर अथॉरिटी दे रखी है कि आपका एग्जिस्टेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है। आप जब तक उसका पार्ट हो, आप हाई कोर्ट में जज बन के बैठे हो, आप सुप्रीम कोर्ट में जज हो, तब तक आप एक पब्लिक ऑफिसर हो। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और हमें उसकी रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। क्योंकि आदमी जब हर जगह से हार जाता है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है। इसके साथ में ही अगर हमारी कोई ग्रीवियंस है, उसको कोई नहीं सुनेगा, उसको सुनने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है। सरकार हमेशा कोशिश करेगी, चाहे इमरजेंसी का टाइम आप देखो कि इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम पे कितनी अट्रॉसिटीज हुई थी। इट वाज ओनली द सुप्रीम कोर्ट व्हिच हैज टेकन एक्शन, इट वाज द इलाहाबाद हाई कोर्ट दैट टुक एक्शन। सब सोचने की बात है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल या कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी आपके अगेंस्ट गलत कर रही है, तो कोर्ट के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि उसको ठीक किया जा सके। आपके सारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से बचाने का काम जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, होना चाहिए। विकास भाई बिल्कुल। मैं कॉमन मैन हूँ, आज मैं इस इशू को रिजॉल्व करने की तरफ एक स्टेप रखना चाहता हूँ। मैं CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चैलेंज करना चाहता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि तुम समर वेकेशन और विंटर वेकेशन क्यों ले रहे हो, जबकि और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उन दिनों में काम कर रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हायर मुझे करना पड़ेगा, उसकी पर हियरिंग की फीस क्या है? डिपेंड करता है आप किसको हायर करना चाहते हो। फिर भी आप बेसिकली इस चीज़ के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एक पिटीशन फाइल कर सकते हो। ओके। सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा आपको, और उस पिटीशन को जो है आपको ये शो करना पड़ेगा कि आपका कोई फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोर्ट के अंदर कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो कानून में नहीं लिखा है। कानून में नहीं लिखा, जब तक वो कानून में लिखा रहेगा तब तक वो इम्प्लीमेंट होता रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है,
वहाँ आर्ग्यूमेंट इंग्लिश में होते हैं, लेकिन बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे हैं जब हम भी जाते हैं तो हिंदी में आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट मना नहीं करता कि आप हिंदी में मत बोलिए, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। अब बहुत सारी पिटीशन फाइल होते हैं कि भाई हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो। वो कहते हैं जब कानून ही नहीं है, जब कानून बदलने का जो काम है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कानून बदलने का काम या तो सड़क से होता है या संसद से होता है, कोर्ट से नहीं होता है कानून बदलने का काम। आपको अगर कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करवानी है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर कुछ काम हो रहा हो, चाहे वो कोर्ट के अंदर काम हो रहा है, अगर वो कानून में लिखा है तो वो वैसे ही होगा। जब तक वो कानून नहीं बदलेगा तब तक ना तो आप हाई कोर्ट पे क्वेश्चन उठा सकते हो, ना सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन उठा सकते हो, क्योंकि उनके डोमेन में सिर्फ उस कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम है, उसको चेंज करने का काम नहीं है। तो मुझे एमपी या एमएलए को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी? आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा कि इसको चेंज क्यों नहीं करते हो भाई। एक तरफ तो बोलते हो कि हमारा पूरा सिस्टम चोक है, दूसरी तरफ से आप इस चीज़ को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपको करनी चाहिए। आपको मैं बताऊं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में कितना एफर्ट, कितना पेन लेते हैं किसी चीज़ के लिए। मैं अपना बताया था, केस था हमारे पास, सेकंड सैटरडे को जनरली कोर्ट बंद होता है, और एक इंपॉर्टेंट केस ऐसा आया था हमारे पास दिल्ली हाई कोर्ट में कि जिसमें सुनवाई बहुत ज़रूरी थी। सेकंड सैटरडे को हमारे जज साहब, छुट्टियों के टाइम पे बोल रहा हूँ, जब बिल्कुल दिवाली के आसपास की छुट्टियाँ होती हैं, उन्होंने बोला कि सेकंड सैटरडे को बहुत अर्जेंट है, आप कल परसों जो भी है डेट आ जाओ। हम सुबह 10:30 बजे पहुँचे। जज साहब सुबह 9 बजे से वेट कर रहे थे कि जो वो आएंगे और हम इस पर सुनवाई करेंगे। 10:30 बजे सुनवाई हुई, आर्ग्यूमेंट हुए, फिर 2 घंटे का टाइम मिला, फिर 1 बजे फिर सुनवाई हुई, फिर थोड़ी देर का टाइम मिला, कुछ अर्जेंट चल रहा था। हम शाम को 6:30 बजे फ्री हुए। उसके बाद भी ये हो गई थी कि आर्ग्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो क्या करें। तो हमारे जज साहब थे जो उन्होंने एक चीज़ बोली कि मैं रात को 9 बजे तक बैठता हूँ, आपको टेंशन नहीं है। और आज भी आप जाओगे तो वो सुबह 9 बजे कोर्ट पहुँच जाते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं टाइम से पहले सुनवाई कर लूँ। ऐसे लोग भी हैं। तो सिर्फ इस चीज़ के लिए कि सिस्टमेटिक एक इशू है, उसको ठीक करने के लिए काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसको ठीक करने के लिए भी काम हो रहा है। आप जिसको चैलेंज करना है वो आप गलत प्लेटफॉर्म पे गलत लोगों को चैलेंज कर रहे हो। आपको चैलेंज वहां करना चाहिए जिसकी वजह से वो हो रहा है, जिस चीज़ को चेंज। अब धारा 370 हट गई, कोर्ट के पास तो अथॉरिटी नहीं थी ना उसको हटाने की, वो पार्लियामेंट के पास थी। पार्लियामेंट ने हटा दी, कोर्ट ने क्या बोला, हटा दी तो हटा दी, क्या दिक्कत है। ऐसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसको हटाने की कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट सुनवाई चल रही है कि अल्ट्रा वायर्स है, सब चीज़ें हैं, कोर्ट उसको ज़्यादा डिक्लेयर कर सकता है कि ये जो है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। लेकिन अगेंस्ट होने का मतलब ये नहीं कि कानून खत्म हो जाएगा, बस ये है कि उसको एग्जीक्यूशन, जो उसकी इंप्लीमेंटेशन है वो खत्म हो जाएगी, कानून एग्जिस्ट करेगा। तो पार्लियामेंट के पास जब अथॉरिटी है और आप सोचो कि कोर्ट ऐसा काम कर लेगा, कोर्ट में एक डिवीजन बेंच सुन रही है, 3 जजेस की बेंच है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 9 जजेस की बेंच होगी। यहाँ 500 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, और आप सोच रहे हो कि 9 लोगों से मैं काम करवा लूँ। और अगर उनको सच में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये दिस इज अल्ट्रा वायर्स आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो हटेगा। ऐसे कई सौ कानून है जो हटे हैं। मोदी साहब को हमने एक ईमेल भेजा है और हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि हमारे पॉडकास्ट में आए। तो अगर मोदी साहब पॉडकास्ट में आते हैं, वैसे हमारा ये विजन 2026 का है, मुश्किल है, लेकिन मुझे लग रहा है उस तरफ कदम तो रख रहे हैं। और देखो, हम तो एफर्ट्स ही डाल सकते हैं। मुश्किल तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के समर वेकेशंस खत्म हो जाए। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम पब्लिक परसेप्शन पे बात करते हैं जी। पब्लिक परसेप्शन पे बात करने के बजाय आपको इस चीज़ पे भी बात करनी पड़ेगी कि जो एक्चुअल प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है। जी। सुप्रीम कोर्ट में एक लिमिटेड स्ट्रेंथ है जजेस की। जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं, कुछ नंबर ऑफ केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और जब कुछ नंबर ऑफ केसेस जाते हैं तो उसमें से कितने डिसमिस हो रहे हैं, कितने अलाउ हो रहे हैं, वो अलग चीज़ है। वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता है, मेहनत करने वाले लोग हर जगह बैठे हैं, लॉयर भी बैठे हुए हैं। हम लोग भी, कई बार ऐसा होता है कि 4:30 बजे तक का अगर टाइम है हाई कोर्ट का, 6-6, 7-7 बजे तक जज साहब बैठे हुए हैं। एक आदमी, आप खुद सोचो कि एक जज के सामने क्या सिचुएशन है कि अगर मान लीजिए आपकी लिस्ट में 100 केसेस लगे हुए हैं, सिंपल 100, और मैं कह रहा हूँ 10% केसेस वो हैं जिसमें किसी ने डेट मांगनी है, सिर्फ वो आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। बच के 90 केसेस में 2 तरफ से लॉयर आएंगे, तो 180 लॉयर आएंगे, और उस 180 लोगों के पास आर्ग्यूमेंट भी होंगे 5-5, 7-7 मिनट के। आपको वो आर्ग्यूमेंट भी सुनने हैं, फाइल भी देखनी है, उसके बाद ऑर्डर डिक्टेट करना है।
डिक्टेट करने के बाद स्टेनो आपके पास लेके आएंगे तो उसको चेक भी करना है कि ये ठीक है या गलत है, कोई मिस्टेक ना हो किसी तरह की, जो मैंने ऑर्डर किया था वैसा ही है। उसके बाद आपको उसको साइन करना है, उसके बाद वो अपलोड होगा। आप एज ए ह्यूमन बींग, आप बोल रहे हो कि मैंने रात तक काम किया है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने भी रात तक काम किया है, क्या आप एक 90 केसेस के पढ़ के फाइल किसी एक डेट के ऑर्डर तैयार कर सकते हो एक दिन में? नहीं कर सकते, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। और इस स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का काम घूम फिर के एक ही चीज़ के पास आता है, वो है हमारी पार्लियामेंट, जो नहीं चाहती है इस तरह की चीज़ें होना। आप याद रखो, जब तक जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके सामने ये इशू रहेगा कि ये लोग खाने पीने की चीज़ों से ऊपर उठ गए, ये सवाल पूछेंगे, तो उस टाइम वो सिचुएशन को कभी नहीं आने देंगे। वो चाहेंगे कि आप रोज़मर्रा किसी ना किसी चीज़ में घुसे रहो, परेशान रहो, रोटी पानी में घुसे रहो, टैक्सेशन की वजह से परेशान रहो, जो आपका करप्शन है उसकी वजह से परेशान रहो। आप इस सिचुएशन में नहीं होने चाहिए कि आप कोई पार्लियामेंट से सवाल पूछ सको, जबकि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जिनको सवाल पूछना चाहिए वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं जो उनको एक्चुअल जो लोगों को इफेक्ट कर रहा है। वो आज भी अडानी अंबानी के क्वेश्चन उठा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को विकास भाई बताओ, मैं कॉमन मैन हूँ, मेरे सामने कैमरे रखे हुए हैं, क्या मेरा ये लीगल राइट है कि जो मैं फील करता हूँ अपने जुडिशियल सिस्टम के बारे में या जजेस के बारे में, ये मैं कैमरे में बोल सकूँ? लेट्स से मैं एक एग्जांपल ही ले रहा हूँ, अगर मेरा ओपिनियन ये है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम करप्ट है, वहाँ पे ब्राइब्स दिए जाते हैं, मेरा परसेप्शन है, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, क्या मैं ये कैमरे में कह सकता हूँ या ये इलीगल है कहना? नहीं कह सकता। देखिए, सिस्टम में मैं आपको फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू कि देयर आर ऑलवेज बैड एप्पल्स इन एवरी सिस्टम, हमेशा होते हैं, लेकिन उसकी वजह से पूरे सिस्टम को दोष देना, उसकी वजह से हर बंदे को दोष देना, वो गलत है। गलत है, इलीगल है। इलीगल भी हो सकता है अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो हमारा कानून बना हुआ है अगर उसको वायलेट करते हो तो। कोर्ट की गरिमा जो है, देखिए समझिए मेरी बात को, मैं कहता हूं कि आपकी कोई नहीं सुन रहा, आप पॉलिटिशियन के पास गए, उसने अवॉइड कर दिया, पुलिस के पास गए, उसने अवॉइड कर दिया, लेकिन आपके पास एक होप होती है कि भाई हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट है, और जब आप कोर्ट के अंदर जाएंगे हो सकता है कि आपकी सुनवाई देर से हो, लेकिन सुनवाई होगी ज़रूर, ऐसा नहीं कि सुनवाई नहीं होगी। तो आज भी हमारी जो लास्ट फेथ है, लास्ट होप है, वो कोर्ट है, और जब तक वो कोर्ट की अथॉरिटी तब तक बनी हुई है जब तक उसकी गरिमा है, जब तक उसके पास ये अथॉरिटी है। अगर हम हर आदमी ये चीज़ सोचे कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट में किसी आदमी ने गलत कर दिया, अब पुलिस वालों की बात कर लो, लॉयर्स की बात करो, किसी की भी बात करो, एक आदमी की वजह से पूरा सिस्टम जो है वो गंदा है, ये नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको आई एम फ्रेंकली टेलिंग यू, अगर एक या दो जजेस ऐसे हैं जो गलत कर रहे हैं और हम बोलें कि सारे की सारी जुडिशरी करप्ट है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। ओके, बहुत लोग ऐसे हैं, मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो बिना करप्शन के भी काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी सुनवाई होती है। आप कभी मेरे साथ कोर्ट चलिए, मैं आपको ऐसे ऐसे कोर्ट में लेके जाऊंगा जहां जजेस ये नहीं देखते हैं कि ये नया लॉयर है या पुराना लॉयर है, या फिर ये जो खुद अपना केस लड़ रहा है आदमी, अगर उसको सुनवाई के लिए उसको टाइम दिया जा रहा है तो उसको पूरा टाइम दिया जाएगा, उसकी बात सुनी जाएगी, ऑर्डर में लिखा जाएगा, अगर उसको रिलीफ बनता है उसका रिलीफ, तो उसको रिलीफ दिया जाता है। और उसके लिए अगर थोड़ा सा कहते हैं ना वे से आगे जाना पड़ता है किसी जज को, तो वो जाते हैं। आप उसका एग्जाम्पल कोई नहीं देता है, क्यों? क्योंकि हमारी आदत हो गई कि ब्लेम गेम करना। देखो, इट इज़ क्वाइट ईजी टू पॉइंट फिंगर्स, लेकिन जब वो फिंगर अपनी तरफ आती है तो आदमी को लगता है यार क्या वाहियात बात चल रही है। हर सिस्टम खराब है, सिस्टम को ठीक करने की चीज़ें कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें अच्छी चीज़ें हैं उस पर भी तो बात करो ना, सिर्फ खराब कैसे बात कर सकते हैं हम? आज अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि पॉल्यूशन की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ऊपर से डंडा रहता है कि यार ये दिक्कत हो रही है, हाई कोर्ट का डंडा रहता है कि यार ये दिक्कत हो रही है, इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हो? कोई भी आता है, एक छोटा सा बच्चा भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है कि मेरे एरिया में ये प्रॉब्लम हो रही है, जो गवर्नमेंट है काम नहीं कर रही है। आप चिट्ठी लिखो, देखो उसको PIL की तरह ट्रीट होता है। हुए हैं बहुत सारे केसेस उसमें, जो ऑर्डर है MC मेहता के केसेस हैं, जो आज आप एनवायरमेंटल लॉज की बात कर रहे हो, वो सुप्रीम कोर्ट में केस गया, एक आदमी ने पिटीशन फाइल करनी शुरू की, PIL लगी, और उसके बाद एक के बाद एक पॉल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें आने लग गई। आज भी उसी केस के बेसिस पे जितने सारे पॉल्यूशन से रिलेटेड जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का किया हुआ सारा काम है। कोई बात नहीं कर रहा। इमरजेंसी के टाइम पे जब लोगों को जेल होती है या किसी को पुलिस इलीगल तरीके से आपको उठा ले, क्या कोई पॉलिटिशियन हेल्प कर देगा आपकी? नहीं करेगा। आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, आप कोर्ट से बेल लोगे। आपको मैं फ्रेंकली आई एम टेलिंग यू कि अगर किसी पुलिस वाले ने आपके साथ गलत कर दिया तो कोर्ट विल बी दी ओनली प्लेस जहां आपकी सुनवाई होगी।
पुलिस डिपार्टमेंट में कोई सुनवाई नहीं है, पॉलिटिशियंस के पास कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ कोर्ट में आपकी सुनवाई है। और अगर आपको कोई एक जज अच्छा नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि सारे जजेस खराब हैं। आप फैमिली में भाई भाई भी गलत हो सकते हैं, आपके रिलेटिव भी गलत हो सकते हैं, लेकिन एक रिलेटिव के गलत होने का मतलब ये थोड़ा ना कि सारे रिलेटिव गलत हैं। अंडरस्टूड। वक्फ एक्ट, इस पे भी बहुत सारे डिबेट्स चल रहे हैं। चलने चाहिए, सबसे वाहियात एक्ट है आज की डेट में। 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि सारी जो मस्जिद है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के सारी जो मस्जिद है वो मंदिरों के ऊपर बने हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या सारी मस्जिदों को हटाया जा सकता है? होता क्या है कि आप एक ही टॉपिक के ऊपर 2 अलग अलग चैनल चला के बैठ जाओ और एक ही चीज़ पे डिबेट चल रही होती है, लेकिन दोनों अलग अलग बातें कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक का मालिक अलग है, एक का मालिक अलग है। ऐसी बहुत सारी सरकारें हैं जो कहते हैं हम 2-2, 2,500 हज़ार रुपये महीना देंगे, वो वोट खरीदने का काम करते हैं। आपको लग रहा है इंडिया की जो मीडिया है वो सही रोल प्ले कर रहा है इंडिया की ग्रोथ में, या मिसगाइड कर रहा है यूथ?